नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान में आज हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग के उन मुकाबलों की या उन खबरों की जो अब तक आपसे अछूती थी। सबसे पहले बात करेंगे कि जब आईपीएल खत्म हो रहा है उस बीच बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला ले लिया और उस फैसले पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो इस आईपीएल के बीच में ही बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ या मैच अधिकारी स्मार्ट सनग्लासेस यानी स्मार्ट गॉगल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आपको बता दें, हाल ही में एक चश्मे के ब्रांड के साथ विराट कोहली ने कोलैब भी किया था, आप देख सकते थे वो एड। उसके बाद हम देख रहे थे तमाम अंपायर्स, ऑफिशियल्स, मैच रेफरी या हम बात करें कमेंटेटर्स, जितने भी खिलाड़ी स्मार्ट ग्लासेस का प्रयोग कर रहे थे। इसमें कैमरा होता है, इसमें आप बाकायदा कॉल को सुन सकते हैं, तो अब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये साफ चेतावनी दे दी है, ये बता दिया है बीसीसीआई ने। बीसीसीआई ने का कहना है कि एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट यानी एसीएसयू ने सभी 10 टीमों को इस बारे में नई एडवाइजरी भेजी है। बोर्ड को डर है कि इन स्मार्ट चश्मों का इस्तेमाल चोरी छिपे बातचीत करने, वीडियो रिकॉर्ड करने या लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए किया जा सकता है। एसीएसयू के मुताबिक हाल में ही कई टेक्नोलॉजी कंपनियां आईपीएल खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजी स्टाफ को स्मार्ट सनग्लासेस और गॉगल्स बेचने और प्रमोट करने में लगी हुई हैं। इन स्मार्ट गॉगल्स में वाईफाई नेटवर्क के जरिए कॉलिंग, मैसेज भेजने, वीडियो रिकॉर्डिंग और इंटरनेट से जुड़े जैसी सुविधाएं होती हैं। इसी वजह से बीसीसीआई ने इन्हें कम्युनिकेशन और रिकॉर्डिंग डिवाइस की कैटेगरी में रखा है और पूरी तरह से बैन कर दिया है। बीसीसीआई ने साफ कहा है कि प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स पीएमओ के अंदर ऐसे स्मार्ट चश्मे रखना या पहनना पूरी तरह मना है। पहले मोबाइल फोन और दूसरे कम्युनिकेशन गैजेट्स पर रोक थी, अब स्मार्ट सनग्लासेस और स्मार्ट गॉगल्स पर भी पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। इससे पहले इस आईपीएल सीजन की शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर पर मैच के दौरान डगआउट में मोबाइल इस्तेमाल करने पर 1 लाख का जुर्माना लगा था। इन नई गाइडलाइंस के तहत खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को स्टेडियम पहुंचते ही अपने स्मार्ट ग्लासेस सिक्योरिटी लाइसेंस ऑफिसर यानी एसएलओ के पास जमा कराने होंगे। टीम के प्रतिबंधन एरिया में प्रवेश करने से पहले इन डिवाइसेस को मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और अन्य कम्युनिकेशन करने वाले गैजेट्स के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। अगर कोई भी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि इतना पचड़ा चलता है, आप देखिए ना कि ड्रेसिंग रूम में क्या बात हो रही है, पता चला रिकॉर्ड आने वाले दिनों में आपको हो सकता है ये वीडियोस साझा भी हो जाएं। ये पता नहीं चलता, इस कैमरे में बिल्कुल सेंटर पे इस सनग्लासेस के कैमरा होता है और आप अमूमन आप उसका पता भी नहीं लगा सकते हैं। खैर, आधुनिक दुनिया में आधुनिक बदलाव है, लेकिन बीसीसीआई ने साफ कह दिया इतना हाईटेक क्रिकेट हमें नहीं चाहिए भाई। आप ये कैमरे वाले सनग्लासेस या स्मार्ट सनग्लासेस को खेल से दूर रखें, बाकी अन्य जगह आप इनका इस्तेमाल करें, लेकिन जब आप ग्राउंड के परमिसेस में आ जाए तब इसको तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों को सुपुर्द करते हैं। खैर, अब आगे बढ़ेंगे और उस बात की जिसकी चर्चा हमने कई एपिसोड पहले ही बता दिया था कि होना तय। आईपीएल 2026 अभी खत्म नहीं हुआ है और इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन पॉइंट्स टेबल में आखिरी नंबर पे थी। वो बयान आपने सुना ना जो बहुत वायरल हो रहा है कि हम लेजेंड टीमों की जब बात करेंगे तो उसमें एलएसजी होगी, वो होगी। अभी मैं बताऊंगा वो क्यों लेजेंड टीम है। सीजन खत्म होने से पहले ही टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया है। 2025 से सीजन में पहले उन्होंने यह जिम्मेदारी मिली थी। ऋषभ पंत ने हाल में ही भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी से भी हटाया गया है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने बयान जारी करके बताया कि पंत ने खुद कप्तानी से हटने की आग्रह किया था। फ्रेंचाइजी ने अपने जारी बयान में बताया कि लखनऊ सुपर जायंट्स औपचारिक रूप से घोषणा करना चाहता है कि ऋषभ पंत ने फ्रेंचाइजी की कप्तानी छोड़ने का अनुरोध किया है, जिसे फ्रेंचाइजी ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। 28 साल के ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2025 के से पहले हुए मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। पंत को कप्तानी की जिम्मेदारी भी मिली। दोनों ही सीजन में टीम प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई। इसके साथ ही पंत का बल्ला भी शांत रहा। 2025 में उन्होंने 13 पारियों में 269 रन और 2026 में 312 रन बनाए। इनमें 250 और 1 शतक भी शामिल है।
लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2026 के अपने पहले 3 मैचों में 2 जीत हासिल की, लेकिन इसके बाद टीम जूझने लगी। अगले 11 मैचों में उसने सिर्फ 2 जीतें मिली और 8 पॉइंट के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट्स टेबल में आखिरी नंबर पर रही। 2022 में लखनऊ ने आईपीएल में डेब्यू किया था, पहले 2 सीजन में प्लेऑफ में जगह बनाई और तब केएल राहुल कप्तान थे। 2024 में फ्रेंचाइजी राहुल को रिलीज करके पंत पर दांव खेला, लेकिन ये नहीं चला। अब आपको बताता हूं, ये जो कल बयान आया तब लग रहा था कि भाई एकदम से क्या हो गया, ऋषभ पंत ने बयान दे दिया। ये बयान ऋषभ पंत ने नहीं दिया, ये बयान तो एकाना स्टेडियम में हुए आखिरी मैच में टॉम मूडी ने ही दे दिया था। उन्होंने कहा कि भाई टीम में हो सकता है आपको लीडरशिप चेंजमेंट मिले। खैर, एलएसजी इकलौती ऐसी टीम होगी जिसने कभी किसी बड़े खिलाड़ी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं भेजा जो हिंदी भाषी हो। मुकेश चौधरी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो अनकैप्ड प्लेयर, वो भेजते ही नहीं थे। वहां सिर्फ जस्टिन लैंगर आ जाते थे, कभी केन विलियमसन आ गए, कभी कोई आ गया। और भाई क्यों ना किया जाए, ऋषभ पंत को कप्तानी से क्यों ना हटाया जाए, ये भी एक सवाल है। टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। टीम अच्छा परफॉर्म तब करेगी जब आपका कप्तान सही से लीड करेगा। कई बड़े फैसले हुए, लेकिन मुझे लगता है कप्तान बदलने से अच्छा सपोर्ट स्टाफ पर भी ज्यादा नजर डालनी चाहिए। विजय दहिया एंड कंपनी के जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें प्रिंस यादव को अगर आप छोड़ दें तो हिम्मत सिंह ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, जरा ये सोचने की बात है। वहां पर मयंक यादव अगर फिट थे तो पूरे मैच क्यों नहीं खेले। आयुष बडोनी के लगातार डाउन में ऊपर नीचे क्यों होता रहा, और वो क्यों नहीं स्थायी प्लेयर बन पाए इस टीम के, जबकि पिछला सीजन तो बड़ा अच्छा खेल रहे थे। वो उन्हें भारतीय टीम में दस्तक तक बता दिया था, कहीं जस्टिन लैंगर नहीं बता दिया था। और जब रवि बिश्नोई रिलीज किए गए तो उनकी जगह कोई अच्छा गेंदबाज क्यों नहीं रखा गया। खैर, ये बहुत सवाल है जो जस्टिन लैंगर संजीव गोयनका को देंगे। संजीव गोयनका यदि पूछेंगे तो उन्हें मिल जाएंगे जब मैनेजमेंट से बात होगी, क्योंकि इस टीम में कभी जहीर खान हमें नजर आए हैं, कभी हमें गौतम गंभीर नजर आए, लेकिन ये पहला ऐसा सीजन मुझे लग रहा है जहां पर 5-5 बड़े नामों के साथ ये टीम जो सपोर्ट स्टाफ में थे उसके बाद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। खैर, आगे बढ़ते हैं। दूसरी टीम की भी हालत कुछ ऐसे ही है। मुंबई इंडियंस के लिए पिछले कुछ सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। जब से हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाली है, तब से टीम लगातार बिखरती हुई नजर आ रही है। आईपीएल 2026 में भी टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। अक्सर देखा गया है कि कप्तान हार्दिक पांड्या मैच हारने के बाद टीम के अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हैं, ये उनसे बेहतर करने की उम्मीद जताते हैं। लेकिन अगर खुद कप्तानी के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो कहानी कुछ और ही बयां करती है। आंकड़े गवाह है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस के बाकी खिलाड़ियों ने अपनी जान झोंक दी, लेकिन खुद कप्तान साहब यानी हार्दिक पांड्या बल्ले और गेंद दोनों से पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में हार्दिक पांड्या के व्यक्तिगत आंकड़े किसी भी साधारण खिलाड़ी से भी खराब नजर आते हैं। उन्होंने कप्तानी के दबाव में ना तो बल्ले से योगदान दिया और ना ही गेंद से रनों की रफ्तार रोक पाए। हार्दिक ने बतौर कप्तान 35 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए महज 21.5 की बेहद साधारण औसत से और लगभग 147 के स्ट्राइक रेट से महज 646 रन बनाए, जिनमें एक भी अर्धशतक नहीं शामिल है। वहीं गेंदबाजी करते हुए तो 35 पारियों में उन्होंने 29 विकेट चटकाए, लेकिन इस दौरान उनका इकॉनमी रेट 11 के करीब का है। और आप समझिए 35 पारियों में 29 विकेट और 14 मैचों में 28 विकेट। कसीगो रबाडा गुजरात के प्लेयर हैं, तो थोड़ा खैर अभी हार्दिक पांड्या पे ही बात करेंगे। इस पूरे कार्यकाल में वो एक बार भी प्लेयर ऑफ द मैच भी नहीं बने, जो यह दिखाता है कि एक बार भी टीम को अपने दम पर मैच नहीं जिता पाए हैं। एक तरफ जहां हार्दिक पांड्या खुद को फ्लॉप चल रहे थे, वहीं टीम के बाकी बल्लेबाज अपनी टीम के लिए बचाने के लिए पूरी कोशिश करते रहे। हार्दिक की कप्तानी में सूर्य कुमार यादव ने सबसे ज्यादा 1440 रन बनाए, जिसमें 10 अर्धशतक और 73 छक्के शामिल हैं। इस दौरान सूर्या का स्ट्राइक रेट लगभग 170 का रहा है। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने भी इस दौरान बखूबी साथ निभाते हुए 1034 रन कूटे, जिसमें 7 बार 50+ का स्कोर है और 58 छक्के शामिल है। युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने कप्तानी के दौर में 1010 रन बनाए, जबकि रायन रिकलेटन ने 681 रन का योगदान दिया। युवा बल्लेबाज नमन धीर ने 167 के शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर कप्तान की उम्मीदों को जिंदा रखा। हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी का आक्रमण पूरी तरह से जसप्रीत बुमराह पर निर्भर नजर आया।
बुमराह ने अपने कप्तान के लिए अपनी जान झोंकते हुए 7.26 की लाजवाब और किफायती इकॉनमी से सबसे ज्यादा 42 विकेट चटकाए हैं। इसके विपरीत खुद हार्दिक पांड्या, जो कि अब ये चल रहा है कि वो मुंबई इंडियंस से अलग हो गए हैं, कप्तानी छोड़ दी है, उन्होंने मात्र 29 विकेट लेकर दूसरे सबसे सफल गेंदबाज तो रहे, लेकिन 10.5 से ज्यादा का इकॉनमी से रन लुटाकर वे टीम की हार का बड़ा कारण बने। उनके अलावा ट्रेंट बोल्ट ने लगभग 9.5 की इकॉनमी से 24 विकेट झटके। जब टीम संकट से उबरकर अपने दम पर मैच जीतने और प्लेयर ऑफ द मैच बनने की बात आई, तो वहां भी कप्तान साहब यानी हार्दिक पांड्या का खाता तक नहीं खुला। उनकी कप्तानी में सूर्य कुमार यादव ने सबसे ज्यादा 3 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। उनके बाद स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, विस्फोटक बल्लेबाज विल जैक्स और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच बनकर मुंबई इंडियंस की लाज बचाई है। इन आंकड़ों से साफ है कि हार्दिक खुद तो फ्लॉप क्रिकेट खेल ही रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें हमेशा टीम के दूसरे खिलाड़ियों से बंधी रहती है। खैर, अब हार्दिक पांड्या क्या मुंबई इंडियंस से अलग होंगे? अलग ही माना जा रहा है भाई। वो जर्सी को फैंस को देना या सबको अनफॉलो कर देना, फिर एक स्टोरी लगाना, खैर इन सब से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है खिलाड़ियों को अपने खेल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये आंकड़े बता रहे हैं कि हार्दिक पांड्या के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट की भी राह बहुत मुश्किल होगी अगर इस तरीके का फॉर्म चलता रहा। अब बात करेंगे उस मुकाबले की जिसका पूरे भारत को बेसब्री से इंतजार था। इंडिया पाकिस्तान मैच की बात नहीं कर रहा हूं भाई, गुजरात और आरसीबी के मैच की बात कर रहा हूं मैं। 2026 का रोमांच आईपीएल का खत्म होने में सिर्फ एक मैच बचा है और बहुत संभावनाएं हैं कि इस सीजन में के सबसे रोमांचक मैचों में गिना जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को मौजूदा विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होना है। ये दोनों टीमें पहली क्वालिफायर में भिड़ चुकी हैं, जहां आरसीबी ने यह जीत हासिल की थी। आरसीबी ने वहां से सीधे फाइनल में जगह बनाई, तो वहीं गुजरात दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स को मात देने के बाद खिताबी मुकाबले में आ रही है। दोनों ही टीमें दमदार फॉर्म में हैं और दूसरी बार ट्रॉफी उठाने की तलाश में हैं। जीत के लिए जरूरी है कि दोनों टीमें अपने बेस्ट 11 को चुनें। यूं तो टीमें अपने अपने विजय कॉम्बिनेशन में बदलाव नहीं करती हैं, लेकिन गिल एक बदलाव कर सकते हैं। निशांत संधू को लगातार गुजरात ने मौका दिया, लेकिन इस खिलाड़ी ने निराश किया। उनकी जगह तूफानी फिनिशर शाहरुख खान को मौका दे सकते हैं, जो लंबे लंबे शॉट मारकर मैच का रुख पलटने में दम रखते हैं। बाकी गुजरात की टीम में बदलाव की संभावना नजर नहीं आती है। राहुल तेवतिया और मोहम्मद सिराज को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। गिल और सुदर्शन पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, सुदर्शन के ग्लव्स में फेविकॉल लगवा दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो विकेट गिरा रहे हैं ना, और जो उनका बैट स्लिप कर रहा है, वो शुभमन गिल के लिए ज्यादा चिंता है, मुझे लगता है साई सुदर्शन की नहीं। खैर, उनके साथ जॉस बटलर तीसरे नंबर पे होंगे। सिंधु को बाहर हो जाने पर वॉशिंगटन सुंदर नंबर 4 की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। उनके बाद शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, जेसन होल्डर, राशिद खान मध्य और निचले क्रम के मजबूत करेंगे। गेंदबाजी में काफी दारोमदार कसिगो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान पर होगा। आरसीबी के सामने एक चिंता की बात यह है कि फिल सॉल्ट की चोट, इस पर अभी भी स्थिति साफ नहीं है कि सॉल्ट मैच में फिट है या नहीं। अगर वे आते हैं तो आरसीबी के तूफानी अंदाज में इजाफा होगा, अगर नहीं आते हैं तो टीम पर फिर वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली की सलामी जोड़ी पर निर्भर रहेगी। इसके अलावा आरसीबी अपनी प्लेइंग 11 को छेड़ना नहीं चाहेगी। तीसरे नंबर पर देवदत्त पडिक्कल और चौथे नंबर पर रजत पाटीदार, और मध्य और निचले क्रम में टीम के पास कुणाल पांड्या, टिम डेविड, जितेश शर्मा जैसे तूफानी बल्लेबाज है। जितेश शर्मा को तूफानी बल्लेबाज मुझे लगता है कि फाइनल में करेंगे। खैर, गेंदबाजी में उनके पास भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, जैकब डफी और रसिक सलाम पर जिम्मेदारी रहेगी। टीम में रोमियो शेफर्ड को बतौर इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार जरा प्लेइंग 11 पे भी हम नजर डाल लेते हैं। प्रेडिक्ट 11 है ये, उस पर नजर डालेंगे कि किस तरीके से ये टीम पूरी रहेगी। तो एक बार नजर डाल लेते हैं प्रेडिक्ट 11 टीम पे हम लोग की, वो ये टीम कैसी होने वाली है। तो खैर, मैंने अपनी टीम में जगह नहीं दी है शाहरुख खान को। मुझे नहीं लगता कि विनिंग कॉम्बिनेशन को ज्यादा छेड़ेगी गुजरात टाइटंस। तो एक तरफ वेंकटेश अय्यर, फिल सॉल्ट की इंजरी पे चूंकि किसी को अपडेट नहीं, तो मैंने भी उन्हें टीम में जगह नहीं दी है। वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, वहां पर आपको जितेश शर्मा विकेट कीपर के तौर पर। नंबर 6, 7, 8 देखिए, टिम डेविड, रोमियो शेफर्ड और कुणाल पांड्या, तीनों अच्छे हिट लगा लेते हैं। और आखिरी में भुवनेश्वर कुमार तक वो प्लेयर है जो लगातार आपको हिट लगाते हुए नजर आएंगे। उधर साई सुदर्शन है, शुभमन गिल है, जॉस बटलर है, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, रबाडा, सिराज, कृष्णा, अरशद खान और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मैंने निशांत संधू को रखा है। अब
इसमें कुछ बदलाव हो जाए, क्योंकि ये तो मैंने 11 के अलावा, तो ये कुछ ऐसी टीम होने वाली है कल, हो सकती है। अब इसमें हो सकता है फिल सॉल्ट आ जाए तो वेंकटेश अय्यर चले जाएंगे, इंपैक्ट प्लेयर पे आपको मुझे लगता है रोमियो शेफर्ड नजर आने वाले हैं, तो कुछ इस तरीके का पूरा ये मामला रहने वाला है। दोनों टीमें मजबूत हैं और ये दोनों टीमें बता रही हैं कि भाई हम किसी से कम नहीं है। गुजरात के पास तो दोहरा मौका आ गया था, गुजरात ने तो वो कर दिखाया जो उम्मीद भी नहीं थी हमें। मुझे नहीं लग रहा था कि वो बेबी बॉस को रोक पाएंगे, लेकिन उसको रोक तो नहीं पाए, लेकिन इतनी अच्छी पारी खेल दी शुभमन गिल ने कि सबने कहा कि भाई प्रिंस प्रिंस है। सिंगल हैंडेडली पूरे मैच को रुख बदल दिया और जिस तरीके से ये चल रहा था ना मैच, ये बता रहा था कि भाई यहीं पे रुकने वाले नहीं है। तो फाइनल में खूब उठापटक होने वाली है और बहुत अच्छा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को लेकर एक खबर है। आपको बता दें, इस वर्ष 19 सितंबर से एची नगोया यानी जापान में होने वाले एशियाई खेलों में भारतीय टीम के कप्तान वो नहीं होंगे। यही नहीं, वह इन खेलों की टीम में भी नहीं होंगे। उन्हें बीसीसीआई की ओर से एशियाई खेलों के संभावित जगहों में जगह नहीं दी गई है। वहीं आईपीएल में अपने बल्ले से धूम मचाने वाले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी एशियाई खेलों की टीम में जगह बनाने जा रहे हैं। उन्हें संभावित में जगह मिली है। संभावित में टी20 विश्व कप जिताने वाले 15 सदस्यीय टीम में 13 क्रिकेटर शामिल हैं। इनमें सूर्य कुमार यादव, सिराज को छोड़ बुमराह, सैमसन, अभिषेक, हार्दिक पांड्या, रिंकू, ईशान जैसे क्रिकेटर हैं, जिसके चलते यह माना जा रहा है कि जापान में भारतीय टीम नए कप्तान की अगुवाई में ज्यादातर मुख्य क्रिकेटरों के दम पर अपने स्वर्ण पदक की रक्षा करने उतरेगी। बीसीसीआई की ओर से दी गई एशियाई खेलों की लॉन्ग लिस्ट में सबसे पहले मैं सबको बता देता हूं, श्रेयस अय्यर हैं, ऋषभ पंत हैं, यशस्वी जायसवाल भी शामिल हैं। बीसीसीआई जल्द ही इन खेलों के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित करेगा। संभावित क्रिकेटर जो उसमें टीम में शामिल हुए हैं, उनमें सबसे पहला नाम ईशान किशन का है। वरुण चक्रवर्ती, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, अभिषेक शर्मा, अनुकूल रॉय, शरद, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, आयुष बडोनी, ध्रुव जुरेल, हार्दिक पांड्या, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, खलील अहमद, कुलदीप यादव, नीतीश रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, रवि बिश्नोई, रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, शहबाज अहमद, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, विप्रेश निगम, वॉशिंगटन सुंदर, यशस्वी जायसवाल, यश ठाकुर। और इसके साथ ही आपको बताते हैं, वैभव के एशियाड से पहले टीम में आने की भी संभावना है। वैभव को भारतीय टीम में शामिल किए जाने की आवाज जोर पकड़ रही है। उन्होंने आईपीएल में अपने प्रदर्शन से टीम में शामिल होने का दावा भी ठोक दिया है। बीसीसीआई ने एशियाड के संभावित में उन्हें जगह देकर यह संकेत भी दिया है कि वो जल्द टीम में होंगे। हालांकि एशियाड से पहले भारत को आयरलैंड में 26 जून से 2 टी20 जुलाई में और इंग्लैंड से 5 टी20 और 3 वनडे, जिम्बाब्वे से 23 जुलाई से 3 टी20 और श्रीलंका ने अगस्त में 2 टेस्ट और 2 टी20 खेलने। ऐसे में भारतीय टीम में उनकी जगह एशियाड से पहले इन दौरों में भी बन सकती है। खैर, एक बात और भी है कि इस टीम के कोच जो एशियाड टीम जाएगी एशियन गेम्स के लिए, उसमें कोच आपको गौतम गंभीर नहीं, वीवीएस लक्ष्मण नजर आएंगे। वीवीएस लक्ष्मण लगातार क्रिकेट ऑफ एक्सीलेंस में उन तमाम युवा प्लेयरों के साथ कार्य कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं कि भाई वहां पे आप वैभव सूर्यवंशी को देखिए, तमाम ऐसे प्लेयर आप नाम लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन वो लोग लगातार जो टीम है उसको बनाने का काम कर रहे हैं। जो भी खिलाड़ी चोटिल होता है वो COE में जाता है, वहां पर जाकर वीवीएस लक्ष्मण के अंडर वो सब अपनी प्रैक्टिस करता है और अपने आप को रिवाइव करता है और फिर से देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुंकार भरता है। तो ये तो कुछ खबरें थी जिनसे आप अनजान थे, तो ध्यान रखिएगा कि इस बार आईपीएल में अगर आपको कोई भी स्मार्ट ग्लास लगाता नजर नहीं आएगा। दूसरा, एमआई में हार्दिक पांड्या है या नहीं है, ये 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। एक अच्छा सा पोस्ट उनका सोशल मीडिया पर पेंडिंग है जो बहुत जल्दी आपको सामने आएगा और मुंबई इंडियंस से अपनी राय अलग कर लेंगे, जैसे कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को अलग कर दिया। फिलहाल वो टीम में अगली बार रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। खैर, गेम प्लान में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।